गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी तक हमने जो वर्ल्ड हिस्ट्री में आपको क्लास लिया, वो पहला तो टॉपिक था फ्रेंच रिवॉल्यूशन, फिर दूसरा रेनेसा। आज एक नया टॉपिक मैं टीच करने जा रहा हूं आपको, और वो है पीरियड ऑफ इनलाइटेनमेंट, यानी प्रबोधन का काल। आपने जीएस पेपर 1 में भी देखा होगा, सिलेबस में 18वीं सदी की महत्वपूर्ण घटनाएं लिखा हुआ है। ठीक है, इंपॉर्टेंट इवेंट्स ऑफ 18th सेंचुरी, जीएस पेपर 1 मेंस के लिए देखे होंगे आप। तो ये जो प्रबोधन है बहुत इंपॉर्टेंट है जीएस पेपर 1 के लिए। तो प्रबोधन क्या है, जैसा कि पिछली क्लास में भी मैंने आपको बताया था पुनर्जागरण के बारे में, और मिडिल एज फिर मॉडर्न एज दोनों के बारे में बताया था कि यूरोप में क्या स्थिति थी, क्या सिचुएशंस थे, और कैसे मिडिल एज से मॉडर्न एज में तब्दील हुआ यूरोप। तो उसमें मैंने आपको कल ही क्लास लिया था, और उसमें मैंने आपको इंडिकेट किया था कि व्हाट वेयर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ रेनेसा, पुनर्जागरण के क्या प्रभाव हुए। तो मैंने आपको कैटेगराइज्ड करके कुछ पॉइंट्स में डिस्कस किया था, जिसमें लिटरेचर था, साइंस था, आर्ट था, इसके बारे में मैंने बताया था, जैसे कि साहित्य है, कला है, विज्ञान है। तो वो एक प्रोसेस था, और बहुत डिटेल में मैंने नहीं आपको एग्जाम्पल्स दिया कि जेम्स ये हारग्रीव्स ने कौन सा आविष्कार किया और विलियम हार्वे ने क्या किया, ये सब नहीं बताया था मैंने। लेकिन ये आप जानिए कि पुनर्जागरण का सर्वाधिक प्रभाव विज्ञान पर पड़ा था, यानी साइंस का जो फील्ड था, साइंस का जो सेक्टर था, वो सबसे अधिक प्रभावित हुआ था। और साइंस में नए नए इन्वेंशंस इसी काल में हुए, नई नई खोजें हुई, और कई नए आविष्कार हुए। और उन आविष्कारों का जब पता चला कॉमन मैन को, आम जनमानस को, तो उनकी सोच बदल गई। लेकिन एकाएक ऐसा नहीं हुआ था, इसके लिए कुछ समय काल लगा होगा। पुनर्जागरण की प्रक्रिया 14वीं से 16वीं शताब्दी तक, 14th to 16th सेंचुरी में जब घटित हुई, तो उसका परिणाम सीधे 18वीं शताब्दी में यूरोप में दिखाई पड़ा, और एक वैचारिक क्रांति दिखाई पड़ी 18वीं शताब्दी के चिंतन में, थॉट प्रोसेस में। सब कुछ एक रेडिकल चेंज आ गया। और वाकई पुनर्जागरण से बिल्कुल पूरी तरह मॉडर्न एज में यूरोप नहीं आया था, लेकिन 18वीं शताब्दी में यूरोप बिल्कुल आधुनिक युग में प्रवेश कर गया। लोगों की सोच बदल गई, लोगों की मानसिकता तब्दील हो गई, और बिल्कुल एक नए दृष्टिकोण से यूरोपीय लोग जीवन यापन भी करने लगे और सोचने भी लगे। और वो मध्य युग की जो भी बुराइयां थी, कूपमंडूकता थी, वो सारी समाप्त हो गई। तो पूरे 18वीं शताब्दी के चिंतन में, यूरोपीय चिंतन में, एक नया तत्व दिखाई पड़ता है, और वो तत्व है प्रबुद्धता का तत्व, ज्ञान का तत्व। और इसी कारण से इस पीरियड को हम कहते हैं प्रबोधन काल, पीरियड ऑफ इनलाइटेनमेंट। प्रबोधन काल है क्या? तो आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, वैज्ञानिक क्रांतियों के फलस्वरूप, वैज्ञानिक आविष्कारों के फलस्वरूप यूरोप के लोगों की मानसिकता में जो परिवर्तन हुआ, उनके दृष्टिकोण में जो परिवर्तन हुआ, और जिन आधारों पर, नए आधारों पर लोग सोचने लगे, इन्हीं आधारों, इन्हीं परिवर्तनों का सामूहिक नाम प्रबोधन है। यानी वो अब प्रबुद्ध हो गए, और इसी कारण से इस काल को प्रबोधन काल कहा जाता है। ठीक है। दूसरी बात, प्रबोधन काल में यूरोपीय लोगों की जो सोच थी और जो उनका दृष्टिकोण था, वो 4-5 तत्वों पर आधारित हो गया। और ये तत्व बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे पहला, सेकुलरिज्म, यानी धर्मनिरपेक्षता। ठीक है, धर्मनिरपेक्षता।
मतलब उनका जो अप्रोच था, दृष्टिकोण था, देयर अप्रोच वाज बेस्ड ऑन सेकुलरिज्म फर्स्ट, सेकेंड एक्सपीरियंशियल नॉलेज, थर्ड इज गुडनेस ऑफ नेचर, प्रकृति की अच्छाई, फोर्थ इज गुडनेस ऑफ ह्यूमन बीइंग, फिफ्थ डीइज्म मतलब देववाद, एंड सिक्स्थ वसुधैव कुटुंबकम, जो परंपरागत भारत का, वैदिक भारत का सिद्धांत था, वैदिक भारत की सोच थी, आकांक्षा थी, उस पर आधारित हो गया यूरोप। यानी प्रबोधन काल में लोगों का दृष्टिकोण, पहला पॉइंट धर्मनिरपेक्षता, दूसरा अनुभूति मूलक ज्ञान, तीसरा यांत्रिक ब्रह्मांड, ये मैंने छोड़ दिया था पिछली बार। यांत्रिक ब्रह्मांड का मतलब होता है मैकेनिकल यूनिवर्स, ठीक है। यांत्रिक ब्रह्मांड, मनुष्य की अच्छाई, प्रकृति की अच्छाई, देववाद और वसुधैव कुटुंबकम पर आधारित था। एक नया सोच जो मध्य युग में कभी सोचा भी नहीं जा सकता था, यूरोप के लोग इन आधारों पर सोचेंगे और इस तरह अनुभूति मूलक ज्ञान, धर्मनिरपेक्षता, मनुष्य की अच्छाई, प्रकृति की अच्छाई, देववाद, वसुधैव कुटुंबकम, इस आधार पर जब उनका दृष्टिकोण आधारित हो गया और वो जब मुखरित होने लगा उनके चिंतन धारा में, उनके व्यवहार और आचरण में, उनके एक्ट में, तो इसी को सामूहिक रूप से कहा गया प्रबोधन काल। यानी प्रबोधन क्या है? जब मध्ययुगीन दृष्टिकोण पूरी तरह से बदल गया, समाप्त हो गया, बदल नहीं गया, समाप्त हो गया, और यूरोपीय लोग एक नई धारा पर सोचने लगे, और इसी धारा को हम लोग प्रबोधन कहा जाता है, जहां पूरा यूरोपीय समाज प्रबुद्ध हो गया। यानी 18वीं शताब्दी का जो यूरोप था वो सर्वथा नवीन यूरोप था, जिसका आधार मध्ययुग या किसी अन्य युग में नहीं खोजा जा सकता था, और पूरी थॉट प्रोसेस, चिंतन धारा इनकी बदल गई थी। अब इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, प्रबोधन काल में विचारकों ने, चाहे जितने भी विचारक हैं प्रबोधन काल के, उसमें आपको भी बताया जाएगा, जैसे इमैनुअल कांट है, मॉन्टेस्क्यू है, ठीक है, रूसो है, ठीक है, इन सारे विचारकों का 3 तत्वों पर सर्वाधिक बल था। पहला लॉजिक, दूसरा टॉलरेंस, और तीसरा बताइए ह्यूमैनिटी। पहला लॉजिक मतलब तर्क, सहिष्णुता और मानवता, इन 3 तत्वों पर सर्वाधिक बल प्रबोधन काल के विचारकों का था। आपस में इनमें मत वैभिन्न हो सकता था, ठीक है, डिफरेंसेज हो सकते थे कई बातों में, लेकिन एक मैटर में वो बिल्कुल समान थे। ये सारे विचारक एक बात पर बिल्कुल सहमत थे कि इस यांत्रिक ब्रह्मांड, ये जो यांत्रिक ब्रह्मांड है, मैकेनिकल यूनिवर्स है, वह प्राकृतिक नियमों के आधार पर कार्य करता है, और ये प्राकृतिक नियम जो है, नेचुरल लॉज आर इटर्नल एंड इरिवर्सिबल। यानी ये जो प्राकृतिक नियम है जिसके आधार पर हमारा विश्व, हमारा ब्रह्मांड काम करता है, वह शाश्वत और अपरिवर्तनीय है। इनको बदला नहीं जा सकता, बल्कि ये निरंतर कार्य कर रहे हैं, और मनुष्य की भलाई इसी में है कि वो अपने ज्ञान और बुद्धि के द्वारा इन प्राकृतिक नियमों का पालन करे। यदि कोई ऐसा सोचता है कि वह इन नियमों में परिवर्तन कर देगा या इन्हें बदल देगा, तो वो अपने आप को धोखा दे रहा है। ऐसी क्षमता किसी भी मनुष्य में नहीं है। इस बात पर सारे विचारक सहमत थे कि ये जो हमारा यांत्रिक ब्रह्मांड है, वह सरल एवं अपरिवर्तनीय नियमों से, प्राकृतिक नियमों से कार्य कर रहा है, और इसमें
कोई बदलाव नहीं हो सकता है, हम चाह कर भी इसमें बदलाव नहीं कर सकते। दूसरी बात, इन विचारकों ने तर्क, सहिष्णुता और मानवता पर बल देते हुए हर एक तथ्य को तर्क की तराजू पे तौल के ही स्वीकार करने के लिए कहा। जनमानस को या पूरे जनमानस को कहा कि बगैर तर्क जो प्राकृतिक नियम जो है वह तार्किक आधार पर भी आप देख सकते हैं, और कोई भी व्यक्ति जो इन प्राकृतिक नियमों का पालन नहीं करता है वह मानवता की भलाई नहीं कर रहा है। इन विचारकों का संदेश मनुष्य मात्र की भलाई के लिए था, वो कॉन्फाइंड नहीं थे किसी एक व्यक्ति या एक समाज के लिए। मनुष्य मात्र की भलाई के लिए उन्होंने अपना संदेश दिया, और उसका परिणाम हम आज भी देखते हैं। आज भी कॉप सम्मेलन होता है पर्यावरण प्रदूषण से संबंधित समस्याओं पर विचार करने के लिए। तो उस समय ही प्रबोधन काल के विचारकों ने इस बात की चेतावनी दी थी मनुष्य को कि यदि कोई व्यक्ति इन प्राकृतिक नियमों का उल्लंघन करेगा, इन्हें बदलना चाहेगा, तो भविष्य में इसके दुष्परिणाम हो सकते हैं। और ये आज भी हम इस बात को महसूस कर सकते हैं। तो प्रबोधन काल के विचारकों ने, चाहे वो कांट हो, चाहे वो रूसो हो या कोई और हो, सबकी इस बात पे सहमति थी कि यह हमारा जो यांत्रिक ब्रह्मांड है, बस हम अपने ज्ञान और विवेक से इन प्राकृतिक नियमों का पालन करें, इसके विषय में हस्तक्षेप न करें, नहीं तो इसके दुष्परिणाम हो सकते हैं। दूसरी बात, प्रबोधन काल के विचारकों ने या उस काल में जो साहित्य रचा गया, जो लिटरेचर जो अवेलेबल है, उसकी शैली जो थी एनालिटिकल थी, विश्लेषणात्मक थी। यानी मतलब वो विश्लेषणात्मक साहित्य था, एनालिटिकल था, और सब कुछ उसका फ्यूचरिस्टिक अप्रोच में था, आशावादी। क्या था वो साहित्य का उद्देश्य? जब साहित्य को देखने से ऐसा लगता था कि बिल्कुल आशावाद उन्मुख साहित्य है? मतलब और पॉजिटिव थॉट से साहित्य भरे हुए हैं, और इस साहित्य को पढ़ के ऐसा लगता है कि इसमें मनुष्य मात्र को उत्तम अच्छा प्राणी बनाने का एक तरह से इनडायरेक्टली संदेश है, जिसमें ना कोई राग हो, द्वेष हो, बल्कि सारे लोग एक मोरालिटी को पालन करें, एक इथिकल वैल्यूज को अपनाएं, और सर्वतोमुखी विकास जिसको कहा जाता है हिंदी में, मनुष्य का इस साहित्य का यही लक्ष्य था कि सारे मनुष्य का सर्वतोमुखी विकास हो और मनुष्य अपने ज्ञान विवेक का इस्तेमाल इन्हीं प्राकृतिक नियमों का पालन करने में करे, अन्यथा मनुष्य का इसके दुष्परिणाम भोगेगा। दूसरी बात कि सारे विद्वानों ने कहा कि इस यांत्रिक ब्रह्मांड की जब एक बार रचना हो गई या हो जाती है, तो यह सरल प्राकृतिक नियमों से संचालित होता है, चलता है, और इसमें ईश्वर, ऐसा सोचना कि ईश्वर या कोई अज्ञात सत्ता हस्तक्षेप करेगी, तो ये ऐसा सोचना बिल्कुल बेमानी बात है, क्योंकि ये शाश्वत और अपरिवर्तनीय है। इसलिए हमारा एकमात्र उद्देश्य है कि हम अपने ज्ञान और विवेक का इस्तेमाल इन्हीं प्राकृतिक नियमों के अनुपालन में करें, न कि कुछ ज्यादा ही बुद्धि लगाएं। ये जो आप प्रबोधन काल मैंने बता दिया, कभी भी प्रश्न आए तो आप यही करिएगा, प्रबोधन काल क्या है? सीधा डायरेक्ट आंसर, वैज्ञानिक क्रांतियों के पश्चात लोगों की विचारधारा, लोगों के दृष्टिकोण और सोचने में जो परिवर्तन आया, और उनका दृष्टिकोण नए सिद्धांतों और तत्वों पर आधारित हुआ, उसी को सामूहिक रूप से प्रबोधन काल कहा जाता है। जैसे 18वीं शताब्दी के यूरोपीय चिंतन में, लोगों के चिंतन में यह दिखाई पड़ता है, जब लोगों का दृष्टिकोण धर्मनिरपेक्षता, अनुभूति मूलक ज्ञान, ठीक है, उसके बाद यांत्रिक ब्रह्मांड, मनुष्य की अच्छाई, प्रकृति की अच्छाई, देववाद और वसुधैव कुटुंबकम पर आधारित हो गया।
उसे ही सामूहिक रूप से प्रबोधन काल कहा जाता है। प्रबोधन काल को एक बौद्धिक क्रांति भी मान सकते हैं आप, क्योंकि लोगों की जो बौद्धिकता थी, ठीक है ना, वो बिल्कुल बदल गई और सर्वतोमुखी हो गई, यानी एक ऊंचाई को प्राप्त कर गई। वो पहले जो सोच था यूरोपीय, वो सोच अब खत्म हो गया और नई धारा पर लोग सोचने लगे। अब आपको बताते हैं कि प्रबोधन काल का जो मैंने ये आपको बार बार बताया कि लोगों का, यूरोपीय लोगों का चिंतन धारा ये तत्वों पर आधारित हो गया था, उनका दृष्टिकोण, उसको भी जानिए कि क्या है। और कभी भी प्रश्न आए कि प्रबोधन काल की विशेषताओं की चर्चा करें या व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इनलाइटमेंट पीरियड, या प्रबोधन काल की क्या क्या विशेषताएं हैं, तो आप पॉइंट वाइज इसको मैं डिस्कस कर दे रहा हूं और इसी को आप समझिए कि ये विचारकों ने क्या कहा। ठीक है, अभी बार बार उसका नाम मैंने लिया। जैसे पहला, एक्सपेरियंशियल नॉलेज। दूसरा, इसको आस्तिकतावाद भी कहा जा सकता है। ये प्रबोधन की विशेषताएं हैं। पहला देखिए, अनुभूति मूलक ज्ञान, एक्सपेरियंशियल नॉलेज। विचारकों का कहना है, प्रबोधन काल के विचारकों का कहना है, विद्वानों का कहना है कि हम कोई भी ज्ञान प्राप्त करते हैं तो उसका प्राथमिक स्रोत ज्ञानेंद्रियां है। कोई भी ज्ञान प्राप्त कर चुके हैं या करेंगे तो उसका स्रोत क्या है? ज्ञानेंद्रियां है, मतलब ऑर्गेन्स है, हमारे सेंस ऑर्गेन्स है। ठीक है, और हम विवेक द्वारा उस प्राप्त ज्ञान की क्या करते हैं? हम विवेक द्वारा उस प्राप्त ज्ञान की समीक्षा करते हैं, या मतलब अवलोकन करते हैं। बिना ज्ञानेंद्रिय के ज्ञान नहीं प्राप्त किया जा सकता है। और इस ज्ञान की प्राप्ति के बाद, जानकारी की प्राप्ति के बाद आदमी का आईक्यू, आदमी का दिमाग खुलता है और इस विषय पर कोई ईश्वरीय नियम और कानून की बात नहीं करनी चाहिए। अनुभूति मूलक ज्ञान का मतलब है जो हम अनुभव करें और उससे जो ज्ञान प्राप्त करें और उस ज्ञान की विवेक द्वारा परीक्षा करें, वो हुआ अनुभूति मूलक ज्ञान। और ये व्यक्ति का अपना निजी अनुभव है। ठीक है, बगैर अनुभूति के किसी भी तथ्य को, ज्ञान को हम स्वीकार करने में संकोच करेंगे। और ये यूनिवर्सल है, ये एक्सेप्ट कर किया जा सकता है। जब आप खुद से रूबरू होंगे किसी विषय के विषय में, तब आपको उस वस्तु या उस विषय का संपूर्ण ज्ञान हो जाएगा। अनुभूति मूलक ज्ञान का मतलब है जब हम ज्ञानेंद्रियों के द्वारा किसी वस्तु या विषय के विषय में ज्ञान
प्राप्त करते हैं। लेकिन उसका एक और ये है कि हम ज्ञान के द्वारा उस मतलब हम विवेक के द्वारा उस ज्ञान की समीक्षा करेंगे। ये पहला विशेषता है अनुभूति मूलक ज्ञान। प्रबोधन काल का पहला विशेषता है अनुभूति मूलक ज्ञान। ठीक है, और इस ज्ञान प्राप्ति के लिए किसी माध्यम या किसी नियम की जरूरत नहीं है। हम डायरेक्टली इस ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं, खुद से महसूस करके, खुद से अनुभव लेकर। दूसरा विशेषता प्रबोधन काल के वैज्ञानिकों विद्वानों ने बताया है, और वो है उन्होंने विश्व की कल्पना एक मैकेनिकल सिस्टम के तौर पे की है, एक यांत्रिक व्यवस्था के तौर पे की है। उनका कहना है सारे विद्वानों का, विचारकों का, कि यह जो विशाल हमारा ब्रह्मांड है वह किसी न किसी प्राकृतिक नियम के द्वारा कार्य करता है, और इसके लिए किसी अज्ञात सत्ता की कल्पना करनी उचित नहीं है। ये हमारा जो विश्व है वह यंत्र के समान कार्य करता है। और जब मैं प्रबोधन बता रहा था तो मैंने बताया आपको कि सरल और अपरिवर्तनीय नियमों के द्वारा हमारा विश्व कार्य करता है। इन विचारकों ने इस विशेषता को यहां दर्शाया कि हमारा जो यूनिवर्स ब्रह्मांड है वह यांत्रिक आधार पर कार्य करता है। ठीक है, यांत्रिक आधार पर कार्य करने का मतलब पहले से फिट है, उसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता है, पहले से सिस्टम चल रहा है और वो शाश्वत है, अपरिवर्तनीय है, उसको बदला नहीं जा सकता। ये पहले भी मैंने बताया। तो विश्व की कल्पना के लिए किसी अज्ञात सत्ता की कल्पना करनी जरूरी नहीं है, बल्कि हमारा विश्व कार्य कर रहा है जो कि शाश्वत नियमों पर है, प्राकृतिक नियमों पर। ये यांत्रिक ब्रह्मांड की कल्पना दूसरी विशेषता है प्रबोधन काल की। तीसरा है मनुष्य की अच्छाई। इस पर विचारक यानी प्रबोधन काल का विचार है कि मनुष्य स्वभाव से ही विवेकशील और सरल इंसान था। मनुष्य कभी भी सरल और विवेकशील इंसान के तौर पे विचारकों के द्वारा समादृत, लेकिन इनका कहना है कि झूठे धार्मिक ठेकेदारों के द्वारा मनुष्य में ऐसी भावनाएं भर दी गई कि मनुष्य के अंदर एक दोष ग्रंथि पैदा हो गई, और मनुष्य कोई भी कार्य करता है तो पहले ईश्वरीय नैतिक नियम की या कोई ईश्वराधीश सत्य की कल्पना करने लगता है, तभी वो अपने कार्य की समीक्षा करता है। नहीं तो मनुष्य स्वाभाविक तौर पर विवेकशील प्राणी है, और उसके अंदर ये धर्म के ठेकेदारों ने ये दोष ग्रंथि पैदा करके उसके दिमाग में कूड़ा करकट जमा कर दिया है। जैसे एग्जाम्पल मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, ये कहीं नहीं लिखा है कि मंगलवार को नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, थर्सडे को नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, लेकिन हमारे जहन में ये हमेशा कौंधते रहता है। यदि गलती से हम खा लेते हैं तो हमें ऐसा फील होता है कि हमने पाप किया है। ठीक है, लेकिन ऐसा कहीं कुछ नियम नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे भीतर भी वो दोष ग्रंथि पहले से कार्य कर रही है, बचपन से ही हमारे दिमाग में भरा हुआ है। जबकि ऐसा कुछ नियम नहीं है, कब चिकन खाएंगे कब मटन खाएंगे ये प्रकृति नहीं बताती है आपको। नियम से तो शाकाहारी जिंदगी जीना चाहिए, मांसाहारी कभी बनना ही नहीं चाहिए। इसलिए यही इसी टाइप का दोष इन विचारकों ने बताया कि मनुष्य स्वभाव से विवेकशील और सरल इंसान था, लेकिन धार्मिक ठेकेदारों के द्वारा ईश्वरीय सत्य, नैतिक नियम, मौलिक आचरण, इन आधारों पर उस मनुष्य में दोष ग्रंथि पैदा कर दी उसके दिमाग में। मनुष्य जब इस दोष ग्रंथि को कूड़ा करकट, विचारकों ने कहा है, इस कूड़ा करकट को जब निकाल कर फेंकेगा दिमाग से, तभी वास्तविक तौर पर मनुष्य स्वतंत्र होगा और स्वतंत्र जीवन यापन किएगा। ये बहुत बड़ा विचार था मनुष्य की अच्छाई वाले पॉइंट में,
इसे आपको समझा दिया हम दैनिक घटना से, इसलिए इसको याद रखिएगा। तीसरा पॉइंट है प्रकृति की अच्छाई। इन विचारकों ने कहा है कि प्रकृति भी सरल रूप में शांत और सब व्यक्तियों को लेकर चलने वाली होती है, प्रवाहमान है प्रकृति, प्रकृति में कोई खराबी नहीं थी। लेकिन हम मनुष्य ही अपने जटिल सामाजिक और आर्थिक प्रतिबंधों के कारण इस प्रकृति को खराब कर दिया। नहीं तो प्रकृति अपने शांत रूप में, सौम्य रूप में गतिमान थी, लेकिन हम जैसे मनुष्य ने ही अपने जटिल सामाजिक और आर्थिक प्रतिबंधों के द्वारा इस प्रकृति को खराब कर दिया। इसलिए इन विचारकों का कहना है कि प्रकृति की ओर लौटना एक अच्छे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। जितना आप प्रकृति से सहज रहेंगे, प्रकृति के साथ घुल मिलेंगे, अनुकूलित रहेंगे, उतना ही आप एक अच्छे जीवन की कल्पना कर सकते हैं। एक तरह से इस काल के विचारकों ने व्यक्तिवादी दर्शन का भी आलोचना किया, जिसमें अति भौतिकवाद का प्रवर्तन कर दिया था। और इन विचारकों ने यह भी कहा कि मनुष्य की भौतिक उन्नति कोई मायने नहीं रखती है, बल्कि मनुष्य की भौतिक उन्नति से ज्यादा महत्वपूर्ण मनुष्य की आत्मिक उन्नति है। ठीक है, तो प्रकृति को खराब करने में हम ही मनुष्यों का हाथ है। अगला पॉइंट लिखा गया है देववाद, डीइज्म कहा जाता है, डीइज्म या आस्तिकतावाद भी कह सकते हैं। इन विचारकों का कहना है ये जो ब्रह्मांड है, इतना विशाल ब्रह्मांड है और सरल प्राकृतिक नियमों से गाइड हो रहा है, हो न सकता है कोई ना कोई अज्ञात सत्ता इसका सृजन किया हो। ऐसी संभावना है, ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता है। कोई किसी अज्ञात शक्ति ने इस ब्रह्मांड का सृजन किया हो और ये ब्रह्मांड कार्य कर रहा है, चल रहा है ब्रह्मांड। लेकिन इस बात पे विचारक सहमत थे, या विचारकों का कहना था कि जब एक बार ब्रह्मांड का सृजन हो जाता है तो वो जो अज्ञात सत्ता है उसको सरल प्राकृतिक नियमों से गाइड करती है। ठीक है, दूसरी बात, ये जो अज्ञात सत्ता है हम उसको नहीं देख पाते हैं, उसकी पहचान नहीं कर पाते हैं। इस अज्ञात सत्ता को हो सकता है ईश्वर नाम दिया जाए, यानी वो जो अज्ञात सत्ता है, ईश्वर जो है वो ज्ञानातीत है, हमारी समझ से परे है। लेकिन माना जाता है कि उस अज्ञात सत्ता या ईश्वर ने इस ब्रह्मांड का सृजन किया होगा। लेकिन एक बार जब सृजित हो जाता है ब्रह्मांड, तो वो ब्रह्मांड को प्राकृतिक नियमों के द्वारा चलने के लिए छोड़ देता है और हम इसी ब्रह्मांड में मनुष्य रहते हैं। तो ये बात इन विचारकों ने कहा कि ब्रह्मांड जो चल रहा है प्राकृतिक नियम पर, और जो हम मनुष्य रहते हैं, हमारी डेस्टिनी क्या है, हमारी नियति क्या है, इन दोनों मामलों में वह अज्ञात सत्ता या ईश्वर कभी हस्तक्षेप नहीं करता है। अब आपको उदाहरण से हम समझ सकते हैं, समझा सकते हैं। बहुत सारे लोग इसलिए पूजा पाठ करते हैं, बहुत सारे लोग नहीं, पूजा पाठ छोड़िए, मतलब ऐसे, या कोई असफल हो गया, ये हो गया, तो उसका दोष ईश्वर पर देते हैं, या ईश्वर ने मुझ पर कृपा नहीं की, ऐसी बात होती है। इन विचारकों का कहना था कि एक बार ब्रह्मांड जब चलने लगा, मनुष्य उसमें कर्तव्य भी कर रहा है, तो उसमें वो अज्ञात सत्ता कोई हस्तक्षेप नहीं करती, उसका कोई रोल नहीं है। ये स्वाभाविक प्रक्रिया के द्वारा मनुष्य का भी डेस्टिनी चलता है। और डेस्टिनी की बात नहीं, मैं बता रहा हूं डेस्टिनी, ये ब्रह्मांड अपने आप चलता है उस प्राकृतिक नियम पर, उसमें कोई हस्तक्षेप वो अज्ञात सत्ता नहीं करती। ये प्रबोधन काल की विशेषताएं हैं। और फिर से आपको एक बार रिपीट करके बता देते हैं, प्रबोधन काल एकाएक अकस्मात नहीं उत्पन्न हो गया, बल्कि प्रबोधन काल का प्रभाव 18वीं शताब्दी के यूरोपीय चिंतन में दिखाई पड़ता है। लेकिन कल वाले क्लास में आपको मैंने बताया था कि पुनर्जागरण के द्वारा क्या क्या प्रभाव हुआ,
साहित्य के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में। तो इन प्रभावों के कारण, वैज्ञानिक क्रांतियों के कारण लोगों के दृष्टिकोण में, सोच में जो नया बदलाव आया और लोगों का दृष्टिकोण जो था कुछ नए तत्वों पर आधारित हो गया, जैसे धर्मनिरपेक्षता, इंद्रिय अनुभव मूलक, इंद्रिय मूलक अनुभूति, दूसरा यांत्रिक ब्रह्मांड, मनुष्य की अच्छाई, प्रकृति की अच्छाई, देववाद, वसुधैव कुटुंबकम, इस आधार पर जब उनका दृष्टिकोण आधारित हो गया, इसी को सामूहिक रूप से प्रबोधन काल की संज्ञा दी गई। और प्रबोधन काल की ये विशेषताएं हैं। और आपको यह भी बता दें कि वसुधैव कुटुंबकम की जो संकल्पना है कि सारा विश्व एक परिवार है, ग्लोबल विलेज का जो नया कॉन्सेप्ट है उससे मेल खाता हुआ है। ये शुरू से ही भारत की वैदिक परंपरा का ये सिद्धांत है, वसुधैव कुटुंबकम। जो ग्लोबल विलेज तो ये हाल के दिनों में आया है, ग्लोबलाइजेशन जो किसको कहते हैं, 90 के दशक में, मतलब ऐसी बात करें क्लास के अलावा में। लेकिन ये चीज आप प्रबोधन काल का जो इतना फंडा है ये आप क्लियर रखिएगा और यही लिखना है। नेक्स्ट क्लास में हम थॉट थिंकर्स पे बात करेंगे, जिसमें आपको बताएंगे कि किसका क्या कहना था, और वो जीएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट प्रबोधन काल नहीं आके सिर्फ कैंट, रूसो कुछ भी पूछा जा सकता है। ठीक है, थैंक यू।